موضوع पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, हालात जिंदगी और नज्म निगारी। इसके हालात जिंदगी में पंडित ब्रिज नारायण इसका नाम था, और चकबस्त जो था वो तखल्लुस किया करते थे। इसके बाप का नाम, वालिद का नाम पंडित अवदित नारायण था। बाप का नाम पंडित अवदित नारायण। वो खुद भी शायर थे और उनका तखल्लुस जो था वो यकीन था, वो यकीन तखल्लुस करते थे। ये 1982 में फैजाबाद में पैदा हुए। 1982 गलत है, 1882 में 1882 सन्ना ईस्वी में पैदा हुए फैजाबाद में, और इब्तदाई तालीम उन्होंने लखनऊ में हासिल की। और उन्होंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। उसके बाद वो वकालत करने लगे और वकालत शुरू की। तो आप, क्योंकि उसको बचपन से ही किसका, शायरी का शौक था, लेकिन उसकी उम्र जो थी, उम्र ने बेवफाई की, यानी महज 44 बरस की वो जिंदा रही। और 1926 में जब वो एक मुक्तबे के सिलसिले में राय बरेली गया था, तो वहां रास्ते में वो उसका फालज हुआ और उनका इंतकाल हो गया। अब इनकी नज़म निगारी जो चकबस्त थे, कहते हैं कि वो समाजी, सियासी और फितरी मज़ामीन पर उसने नज़में लिखी। आपने मंदिरों की मजहबी कथाओं और देवमालाई कहानियों को नज़म किया। आप में जो हुब्बुल वतनी थी, पेट्रोटिज्म, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने मुल्क के रहने वालों के साथ नहायत ही प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था। वो हिंदुस्तानियों की जिंदगी में क्या थे, इस बात के मुतमिन थे कि इनकी जिंदगी में मौसर तब्दीलियां आनी चाहिए। वो गलत रसूम यानी जो रिवाज थी और नाजेबा रविश को तर्क करने की तलकीन करते थे। इसका मतलब है कि वो एक सोशल रिफॉर्मर था, उसको हम कहेंगे समाजी असलाहकार। तो वो हुब्बुल वतनी से सरशार थे। उसने अपनी नज़म खाकी हिंद में मुल्क की अजीम अजमत बयान करते हुए यहाँ के लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। यानी वो यहाँ की बेमिसाल तहजीब और यहाँ के शानदार दरियाओं, पहाड़ों और उसकी अजीम शख्सियतों का हवाला देते हुए हिंदुस्तान की शानदार और बेमिसाल तहजीब की अहमियत बयान करते हैं, उनकी वजाहत भी करते हैं। और इसके अलावा मुल्क में अभी भी मंदिरों पर उसी पुर अंदाज में शंख बजाए जाते हैं। मस्जिद में दी जाने वाली अजान का भी असर दे रही है। दरियाओं की रवानी भी उसी तरह है, यानी उसने यहाँ पर यहाँ की मसाजिदों, यहाँ के मंदिरों, यहाँ के दरियाओं, यहाँ के कुदरती नज़ारों को अपनी नज़मों का उसने उन्वान बना रखा था। तो इसके अलावा जो चकबस्त थे, वो अपनी शायरी के जरिए जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको ख्वाबी गफलत से जगाने की उसने कोशिश की। यानी क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसलिए लोग यहाँ पर किस में थे, ख्वाबी गफलत में। तो उसने अपनी नज़मों के जरिए उनके अंदर पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म जो था, वो कौम परस्ती, उसको उजागर करने की कोशिश की अपनी नज़मों के जरिए। उनका दिल अंग्रेजों के जुल्म और सितम, जो मुल्क की माली इस्तेसाल, लोगों की मुबलसी, बेकसी और लाचारी पर वो आंसू बहाता है अपनी नज़मों में। लोगों को वो क्या करता है, उनको एक हिस्स देता है। वो लोगों को गुलामी की दलदल से बाहर निकलते देखना चाहते थे। वो मगरिब की जो तकलीद थी, अंधी तकलीद, यानी उसकी नकल, उसके खिलाफ थे।
हाँ, وہ اس کے حامی نہیں تھے بلکہ اپنی قومیت اور اپنی انفرادیت کی حفاظت کرتے ہوئے یورپ کی اچھی باتیں جو تھی ان کے اپنانے کی کوشش کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے عوام کے ہے ان کے دل جذبہ حب وطن سے بھرے ہوں اور اپنی آزادی اور وقار کو بحال کر کے وہ بحال کر کے اٹھ کھڑے ہو جائیں. ان کی نظمیں جو تھی وہ ہمیشہ صاف ہوا کرتی تھی, سادہ ہوا کرتی تھی اور آسان زبان میں ہوا کرتی تھیں. ان کی نظموں میں منظر کشی اور تاثیر ہے, روانی بھی تھی اور تسلسل بھی ہے. تو اس لیے قاری کی آنکھوں میں ایک سما بن جاتا ہے. تو چک وسط کی شاعری جو ہے ان کا ایک مجموعہ صبح وطن کافی مشہور ہے. اس کتاب کو ادبی حلقوں میں احترام کی شکل سے دیکھا جاتا ہے. تو آپ کے نصاب میں جو اس نے یہاں پر رامائن کا ایک سین, ہاں, یہ ایک کیا ہے رزمیہ نظم جس کو ہم کہیں گے, جس میں جنگ وغیرہ کی داستان ہوتی ہے, اسے رزمیہ نظم کہتے ہیں. تو اس نے یہاں پر جو رزمیہ نظم ہے, اس نظم میں رام چندر جی جو ہے ان کو بنواس جاتے ہوئے اپنے والدین سے اور رخصت یا اپنی خصوصاً اپنی والدہ سے جب وہ رخصت لیتا ہے, وہ بنواس جاتا ہے, تو اس نظارے کو اس نے اس منظر کو اس نے اس میں پیش کیا ہے.